गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 10 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि अब अगस्त का अंतिम सप्ताह लगभग 28 तारीख का डेट आ रहा है। एग्जाम होने जा रही है बीपीएससी पीटी का 67 का। इसलिए आप लोग पूरा कॉन्शियस रहेंगे ताकि एग्जाम अच्छा से आपका जाए। टेस्ट लंबी लगातार चलेगा बुध और रविवार को शाम में क्रमशः 3 बजे और 4 बजे। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न है, राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये है बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन दीजिएगा बी, राजघाट परियोजना। अगला प्रश्न है, मिलान करना है अब आपको। खनिज और उत्पादन क्षेत्र, लवण साल्ट ए में, तो ये ए का 4 देंगे। चूना पत्थर ये आंध्र प्रदेश देंगे। जिप्सम ये जम्मू कश्मीर देंगे और बॉक्साइट ये उड़ीसा देंगे। अर्थात इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है इसको यदि देखेंगे हम लोग, A4 B2 C3 D1, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, इनमें कौन सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र है? ऑप्शन डी दीजिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत का स्वतंत्र भारत में जो बना है इस्पात संयंत्र, इसमें सबसे पुराना है और इवन कि ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी है और ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कोयला उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है? ए दीजिएगा ऑप्शन तीसरा, भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड तीसरे स्थान पर आता है। पहला है छत्तीसगढ़, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर, गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बेसिन मुख्य रूप से जाने जाते हैं और ये ए नंबर दीजिएगा, पेट्रोलियम के लिए मुख्य रूप से ये पहचान किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन पेट्रोलियम देना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है छठा, इनमें कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसमें से पूर्वी तट आंसर हो जाएगा डी, पारादीप, और ये है उड़ीसा में। उड़ीसा का बंदरगाह है पारादीप, ऑप्शन दीजिएगा डी। नावा सेवा मुंबई, पंडित दीनदयाल कच्छ की खाड़ी में, और एन्नौर ये चेन्नई के पास है। 7वां नंबर प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी इनमें से किस एक पर्वत श्रृंखला का है? तो धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नहरकटिया तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन असम, ये असम में है, ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कौन एक पटना जिला में गंगा में मिलने वाली नदी नहीं है? तो इसमें सोन है ही पटना जिला में, पुनपुन है ही, गंडक भी है, क्यूल नहीं होगा, ऑप्शन दीजिएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, क्यूल नदी नहीं, ये लखीसराय जिला में मिलती है। इनमें इनमें कौन एक पुरानी संरचना प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 10 में। तो शिवालिक नहीं है, गंगा मैदान भी नहीं है, कोसी द्रोणी भी नहीं है, पुराना हो जाएगा बी, खड़गपुर, ऑप्शन दीजिएगा बी, खड़गपुर, ये पुराना है। ये सभी प्री कैम्ब्रियन काल के आसपास से संबंध रखता है। बिहार में हरिनगर चीनी मिल किस जिला में स्थित है? तो हरिनगर चीनी मिल ये है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन दीजिएगा डी, पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट का उत्पादन किया जाता है किस क्षेत्र में? पश्चिमी भाग में नहीं, दक्षिणी भाग में नहीं, मध्यवर्ती भाग में नहीं, ये होगा डी ऑप्शन, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, जूट का जो भी कुछ उत्पादन किया जाता है बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र में, और 1947 में जब देश विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में जूट का बड़ा उत्पादक क्षेत्र चला गया। इनमें से किस एक जिला का सीमा नेपाल से नहीं लगता है? ऑप्शन ए शिवहर, शिवहर नहीं लगता है, सीतामढ़ी लगता है, अररिया भी लगता है और पूर्वी चंपारण भी लगता है। प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान किस देश में स्थित है? प्रेरी सी, अमेरिका में। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका में। जैसा कि आप जान रहे हैं, अमेरिका का ये फिगर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, बन गया अमेरिका का फिगर और यहीं पे प्रेरी है। जो महान झील अमेरिका में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, उसके नीचे ये प्रेरी घास का मैदान है। अगला प्रश्न 15 नंबर है, इनमें कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसमें हम लोग देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस्टेल स्लैडो भी है, बैरन भी है और कोटोपैक्सी भी है, ऑप्शन दीजिएगा ई, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा।
एकांकागुआ ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा चोटी के रूप में एकांकागुआ ही है 6960 मीटर, याद रखेंगे, ये चिली में है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक सत्य नहीं है? एटलस पर्वत अफ्रीका में है, ये सत्य। रॉकी पर्वत दक्षिण अमेरिका में, ये गलत है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन मारेंगे बी। अगला प्रश्न, इनमें कौन एक लावा या मैग्मा निर्मित स्थलाकृति है? फैकोलिथी लावा मैग्मा निर्मित स्थलाकृति है जो लहरदार आकृति में बनता है। धरातल के नीचे मैग्मा जब लहरदार आकृति में जम जाए तो जो आकृति का निर्माण होता है, स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे फैकोलिथ कहते हैं। और जो बहुत बड़ा टॉम शेप में बन जाता है बहुत नीचे गहराई में, उसे कहते हैं बैथोलिथ। बैकोलिथ भी कहते हैं या बैथोलिथ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, टाइफून चक्रवात से प्रभावित होता है, ये चीन का तटीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए दीजिएगा, चीन जापान में टाइफून आता है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये अफ्रीका का लीजिए मैप बन गया और अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल ही, और यहाँ से ये मकर रेखा जाता है 23.5 डिग्री का, ये साउथ रेखा जो है कालाहारी मरुस्थल से जाता है। और यहाँ पे जो जनजाति रहती है उसको हम लोग बोलते हैं बुशमैन। चलिए, प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन ए दीजिएगा, प्यूर्टो रिको इसी में है। ये प्यूर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक या अटलांटिक, संपूर्ण अटलांटिक के सबसे गहरी खाई के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न अब हम लोग आ रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। चलिए, क्या प्रश्न है? तो ये है प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन दीजिएगा सी। टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जैसा कि वेद में बताया गया है। और इसकी जो संख्या 18 है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है और इसी पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी है, याद रखेंगे। पुराणों का संकलन कहा जाता है कि गुप्त काल में हुआ था। चलिए 21 नंबर के बाद चलते हैं हम लोग 22 नंबर में। उस पाल शासक का नाम बताइए। पाल प्रतिहार जो त्रिगुट जो लड़ाई हुआ था, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन होगा ए। 22 का ऑप्शन दीजिएगा ए, धर्मपाल। धर्मपाल जो विक्रमशिला को स्थापित किया था, और इसके पहले नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था तो उसका जीर्णोद्धार भी फिर से किया था, वो उसको बनाने का कुछ काम किया था। धर्मपाल, जैसा कि आप जानते हैं, इसका काल जो रहा है 770 से 810। धर्मपाल का काल है 770 से 810 ईस्वी के बीच में रहा। और इसी के समय में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें धर्मपाल विजयी भी हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? तो उपदेश ये गौतम बुद्ध, ऑप्शन हो जाएगा डी, सारनाथ, जो कि वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। गौतम बुद्ध वहीं पे पहली बार उपदेश दिए थे, कब? जब ज्ञान प्राप्ति हो गया था। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। जब ये घर त्याग दिए थे तो उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। घर से जब निकले थे तो उसका एक प्रतीक है घोड़ा, और उस घोड़ा का नाम का था कंथक। फिर जब ये ज्ञान प्राप्त किए थे तो इसे कहा गया है संबोधि। कहाँ? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे। और जब ये प्रवचन दिए थे सारनाथ में, इसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनका स्वर्गवास हो गया तो इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चलिए अगला हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। और अब हम लोग आते हैं 25 नंबर प्रश्न में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन दीजिएगा डी, 7 में किया था। चलिए मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जानेंगे। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था और ये भारत में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसने ही इंडिका की रचना भी किया था। और जो 7 वर्ग बताया था मेगास्थनीज भारतीय समाज को, उसमें कौन कौन रहते थे? तो उसमें रहते थे कृषक पहला,
दूसरा शिकारी, तीसरा मंत्री, चौथा दार्शनिक, पांचवा निरीक्षक, छठा व्यापारी और सातवां योद्धा रहता था। चलिए अगला प्रश्न है 26 के बाद 27 नंबर। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो ये होता था चौधरी। ऑप्शन दीजिएगा ए, सल्तनत काल में। 28 नंबर प्रश्न पे आइए, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? और बहुत वेल नोन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यह शेरशाह सूरी, यही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। शेरशाह, जैसा कि आप जानते हैं, ये 1540 से 1545 ईस्वी तक मुगल काल के बीच में ये आता है, और ये अफगान के रूप में जाना जाता है। ये अफगानी था, प्रथम अफगानी लोदी, और ये सेकंड अफगानी था। और इसका मौत हो जाता है कलिंजर पर। जब आक्रमण किया था तो उसी समय तोपखाने में विस्फोट हो गया और इसका मौत हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय कौन था? तो पहली बार आया था, ऑप्शन दे दीजिएगा बी, पुर्तगाली आया था पहली बार। यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आया था, 1498 ईस्वी में। और यदि हम लोग दृष्टिपात करें तो कैसे कैसे कौन आया है, तो वो भी हम लोग जान सकते हैं। पहले आया था पुर्तगाली, तो पी याद रखेंगे। उसके बाद आया था अंग्रेज, तो हम लोग ई याद रख लेंगे। उसके बाद आया था, डी से कहते हैं हम लोग डेनमार्क, डच लोग आए थे। डच लोग हॉलैंड से आए थे। डेनमार्क ने, डच लोग हॉलैंड से आए थे। उसके बाद आया था डेनिश, जो हुआ था डेनमार्क का आया था। और इसके बाद फिर आ गया था फ्रांसीसी, और उसके बाद फिर आया था स्वीडिश। तो सबसे पहली बार आया था पुर्तगाली, इंग्लिश, उसके बाद डच हॉलैंड वाला, उसके बाद डेनिश डेनमार्क वाला, इसके बाद फ्रांसीसी, और लास्ट में आया था स्वीडिश वाला। ठीक है, स्वीडिश, SWEDIS, स्वीडिश। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो इसके ऑप्शंस के अनुसार सी दीजिएगा, 1576 ईस्वी में मिलाया था, 29 में। कहता है, इस युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? जो अकबर यहाँ पे अभियान चलाया था, तो इसका सेनापति था मुनीम खां, और एक अकबर खुद था। इस युद्ध में हार हुआ था दाऊद खां का। दाऊद खां को पराजित करके अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया था। 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा, ये पिछले टेस्ट में भी था, एक प्रकार से क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ गया है। तालीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध लड़ा गया था, दक्षिण भारत में लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को। कहा जाता है कि इसमें विजयनगर के अगेंस्ट में ये युद्ध लड़ा गया था, और विजयनगर साम्राज्य का उस समय जो राजा था वो था सदाशिव राय, और इसका हार हो गया, क्योंकि उसमें एक संघ बना करके महासंघ के रूप में लड़ाई कर रहा था, जो था विजयनगर विरोधी संघ। उसमें अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और बिदर था। और इसमें शामिल एक नहीं था, वो था बरार, याद रखेंगे, बरार इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दीजिएगा, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी, जैसा कि आप जानते हैं, मराठा में शिवाजी का नाम बहुत ही उत्कृष्ट अक्षरों में लिया जाता है। और शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे, आगरा में औरंगजेब के साथ जब मिलन हो रहा था जयपुर भवन में, आगरा में ही जयपुर भवन है, तो शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, लेकिन फिर भी शिवाजी वहां से किसी भी प्रकार से निकल गए थे। शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई, और इनके पिताजी थे सहजीव भोसले, और इनके दो गुरु थे, एक थे दादा कोंडदेव और दूसरा थे समर्थ रामदास। और इनका जन्म सिवनेर में हुआ था, राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो ये सी बांकीपुर में रखा गया था, पटना बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। अजात शत्रु ने कहा सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? तो ये राजगिरी में बनवाया था। कहा जाता है कि अजात शत्रु जो अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो बिंबिसार का अवंती से अच्छा संबंध था, लेकिन
बिंबिसार का हत्या करने के बाद जब अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा तो अवंती से रक्षा के लिए इन्होंने राजगिरी का किलेबंदी करवाया था। अजातशत्रु को पृथहंता भी कहा जाता है और इसे बचपन में कुणिक के नाम से जाना जाता था। कुणिक याद रखेंगे। अजातशत्रु जो है 492 से 460 ईस्वी पूर्व में मगध पर राज किया था। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दीजिएगा 34 का बी, जैन धर्म से कल्पसूत्र संबंधित है। ऑप्शन जैन धर्म दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 34, कल्पसूत्र का जो संकलन हुआ है ये भद्रबाहु के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया है। जैसा कि आप और भी जानते हैं, जैन साहित्य में एक परिशिष्ट प्रबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी रचना हेमचंद्र के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का भी उल्लेख है। चलिए अगला आते हैं 35 नंबर प्रश्न, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? और ये 35 का ऑप्शन दीजिएगा बी, 1962 में हुआ था। और कुछ ज्यादा नहीं है, बस आगे निकलते हैं हम लोग। बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? बिहार का देखिए बात आ गया है, इसीलिए ये देंगे लौह युग में। चलिए अगला प्रश्न है, किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? तो ये सुजाता खिलाई थी। ऑप्शन दीजिएगा एक, कब? जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तब इससे सुजाता नामक लड़की एक इन्हें खीर खिलाकर इनका मौन धारण या फिर इनको अपने तपस्या से भंग किया था। अगला प्रश्न है, विनय पिटक के कितने भाग हैं? तो विनय पिटक के 3 भाग हैं। जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म में विनय पिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में त्रिपिटक है, उसमें विनय पिटक एक है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। एक सुत्त पिटक है, इसमें धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है या संकलन है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। 39 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया था? देवगुप्त जो कि मालवा के क्षेत्र का रहने वाला एक राजा था और इसका वध किया था राज्यवर्धन। इंपॉर्टेंट, राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था या आप कह सकते हैं वर्धन वंश का शासक था। हालांकि फिर चूंकि देवगुप्त का मित्र था, जैसा कि आप जानते हैं बंगाल का गौड़ शासक शशांक, अर्थात शशांक ने भी राज्यवर्धन का धोखे से मौत के घाट उतार दिया। अगला, किस हूण शासक ने पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई की थी? तो ये मिहिरकुल, हूण शासकों में मिहिरकुल ने पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई किया था। जैसा कि आप जानते हैं मिहिरकुल के अलावे तोरमन भी एक शासक था, हूण शासक था जो गुप्त काल में आक्रमण किया था। जैसा कि आप और भी जान लें, हूण जो है ये सेंट्रल एशिया साइड से आया था भारत में। अगला प्रश्न है, मुल्ला मोहन कहाँ के प्रमुख सूफी संत थे? ऑप्शन दीजिएगा 41 का डी, ये बिहार शरीफ, बिहार के ही थे। कौन नील जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी, नील जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये था डी अल्मेडा, बहुत इंपॉर्टेंट। डी अल्मेडा के समय में ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं अल्मेडा भारत में ये पुर्तगाली था, 1505 से 1509 तक रहा था और ये प्रथम गवर्नर के रूप में भी जाना जाता है। इसने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है जो दूसरा गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। अगला प्रश्न है 43 में, रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देंगे 1780। अगला प्रश्न है, बाजीराव सेकंड कब से लेकर कब तक मराठा साम्राज्य के पेशवा थे? बहुत इंपॉर्टेंट, 44 का सी दीजिएगा ऑप्शन। 1796 से 1818 तक। 1818 में अंग्रेज के द्वारा ये हार जाते हैं और अंग्रेजों के हाथ में पूना चला आता है। 44 का कहा जाता है बाजीराव सेकंड जो है अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर हरा दिया था। बिठूर, कानपुर के नजदीक एक बिठूर जगह था, वहीं पे बाजीराव सेकंड को हरा दिया अंग्रेजों और अंततः 1818 में अंग्रेजों ने पूना
पर अपना अधिकार कर लिया। अगला 45 नंबर प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं रिपन के समय में। 45 का ऑप्शन दीजिएगा बी। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इनके समय में 1881 में प्रथम वास्तविक जनगणना की भी शुरुआत हुई थी और प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के समय में ही पारित हुआ था। 46 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो ये है भारी उद्योगों का अभाव था भारत में, क्योंकि भारी उद्योग सभी इंग्लैंड में लग रहे थे, इसीलिए कहा जाता है कि विकास यहाँ पर नहीं हुआ था। तो क्या कारण है? तो ऑप्शन दीजिएगा सी। इस तरह का क्वेश्चन का अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? हाँ, तो ये मौलवी लियाकत अली थे। 47 का ऑप्शन दीजिएगा सी। इसी प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं, तात्या टोपे कानपुर से, अजीमुल्ला कानपुर से, नाना साहब कानपुर से, और इसके अलावे मंगल पांडे यदि नाम आ जाए तो ये बैरकपुर से थे, पश्चिम बंगाल में। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जानते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और झांसी की रानी जिनको हम लोग कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से थी 1857 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे। कोली विद्रोह गुजरात बिल्कुल सही है। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल से संबंधित था और ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया के कंपनी के विरुद्ध था, किसानों का विद्रोह था। अगला है 49 नंबर, सैडलर आयोग संबंधित था, ये शिक्षा से। ऑप्शन दीजिएगा 49 का ए, शिक्षा से। सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में, 1700 ने 1917 में किया गया था। 1917 में खासकर कोलकाता विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दीक्षा हो रहा था उस पे कुछ समस्याएं जो उत्पन्न हुआ था, उसके लिए ही अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। 50 नंबर, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम, देखें यहाँ पे गांधी जी आप लोग मार देंगे, गलत होगा, प्रथम संपादक है तो इसलिए मनसुख लाल नजर था। इसका ऑप्शन देंगे डी 50 का। चलिए 51 नंबर में आइए, प्रथम महायुद्ध के दौरान यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार, अंतिम सरकार नहीं अंतरिम होगा, अंतरिम सरकार, अंतरिम अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। चलिए ऑप्शन 51 में आ जाइए और 51 का होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में बना था। चलिए 52 में आइए, प्रश्न नंबर 52 कहता है निम्न में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसके ऑप्शंस के अनुसार में ऑप्शन दीजिएगा सी, 52 का ऑप्शन सी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1884 में। जो फेबियन आंदोलन है तो इसमें जो सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1884 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उसमें से संबंध था? तो ये पोचामपल्ली था और आज के डेट में ये है तेलंगाना में, तेलंगाना, पोचामपल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार, सी ऑप्शन। 54 के बाद आइए 55 में, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शंस देखिए, गांधी जिन्ना गलत, गांधी जी अम्बेडकर जी, ऑप्शन दीजिएगा बी। पूना पैक्ट में गांधी जी और अम्बेडकर जी। पूना पैक्ट चूंकि गांधी जी कुछ वैसे लोगों को सत्ता में भागीदारी देना चाहते थे इसलिए पूना पैक्ट किया गया था। तो इसमें खास करके आप जानेंगे केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई थी गांधी जी के कहने से। और अब इसके बाद जो है संविधान यानी कि अब भारत का संविधान का प्रश्न चालू होता है 56 नंबर से। हम लोग कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी 56 नंबर से शुरू हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या है 56 नंबर में, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति किसमें है निहित है? तो ये ए 56 का ए दीजिएगा, राष्ट्रपति में निहित होता है। 57 में आइए, भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ए दीजिएगा 1962 में हुआ था, ऑप्शन ए 1962 में। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था? दल बदल विरोधी, ये राजीव गांधी के समय में, ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला प्रश्न है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च ना किया जाए?
तो ये सीएजी देता है। ऑप्शन दीजिएगा डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दिया जाता है 59 का। चलिए 60 में आते हैं। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित कर्तव्यों को कौन निभाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निभाता है। 60 का ऑप्शन दे दीजिएगा बी। अगला है 61। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ऑप्शन दीजिएगा सी। अभी तक 552 है। चलिए भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? ये 8वीं अनुसूची। ऑप्शन दीजिएगा बी 62। इसके बाद आते हैं 63 में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? और ये ऑप्शन 63 का दीजिएगा डी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न चौथा है, 64 का है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक पर थे, अब है नहीं थे, तो ये 12वें नंबर पर थे। 12वें नंबर पर। अब इनके पास अभी बने हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, ये 13वें नंबर पर है। चलिए वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू नहीं, वेंकैया नायडू। 64 के बाद आते हैं हम लोग लास्ट, आज का 65 नंबर प्रश्न है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा बैठक समाप्त होगा। चलिए तो हम लोग पॉलिटी भी समाप्त कर लिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, ये फिर अगले सेकंड वीडियो में बनेगा। आज हम लोग 65 क्वेश्चन करके। आप लोगों को एक सूचना कि बीपीएससी के लिए पीटी का 2 बैच, एक सुबह में 7 बजे और एक शाम में 4 बजे से है, जो फाउंडेशन बैच है। इसके अलावे बीपीएससी मेंस से तो हमारा जीएस का बैच शाम में 4 बजे ऑफलाइन और सुबह में 8 बजे से ऑनलाइन चलती है। इसके बाद ऑप्शनल की बैच 3 बजे से एलएसडब्ल्यू और 6 बजे से ज्योग्राफी चलता है। जिन लोगों को यदि क्लास की जरूरत है, यथासंभव यथाशीघ्र हमें कॉल करें। वो नंबर हम दे रहे हैं 91 28 13 23 20। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कुमार जय, कुमार जय। ओके, गुड नाइट।